हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारी नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड वीडियोस, हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस, और आपकी हेल्प करता है आपके मार्क्स को रेज करने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? पॉलिटिकल साइंस का पेपर हमारा 20 मार्च को है और 20 मार्च तक लगातार आपकी पढ़ाई करवाने वाला हूं मैं, आपका अपना जीतो भैया। तो क्या आप लोग रेडी है ना? बहुत सारे, कल मैंने पोल चेक किया तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर पढ़ तो लेते हैं, याद नहीं होता है। तो याद करवाने की गारंटी है मेरी, लेकिन क्या एकदम रिलीजियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी, एकदम एकदम धार्मिक तरीके से। अगर तुम लोगों ने रिलीजियसली पढ़ाई कर ली, मैं गारंटी देता हूँ कि 80 में से 70 के ऊपर के मार्क्स मैं दिलवाऊंगा तुम्हें। हर चीज कराऊंगा, टेंशन लेने की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें आज। चलिए, तो देखिए कौन सा चैप्टर उठाया अपन ने सबसे पहले। तो अपन ने सबसे पहले उठाया एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, क्योंकि इससे पहले वाला चैप्टर आ नहीं रहा है, लेकिन वो मैं आप लोगों को लास्ट में करवा दूंगा एक बार एमसीक्यूज के जरिए या फिर छोटी सी वीडियोस वगैरह बना के। तो उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी की सारी करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कौन सा, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, और वन शॉट रिविजन पूरा के पूरा चैप्टर इसी में खत्म कर देंगे अपन। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? स्टार्ट करें क्या? एकदम रेडी हो सारे के सारे एकदम से रेडी हो जाओ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पे अपन करने जा रहे हैं प्रहार, और ऐसा प्रहार करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के सारे डाउट्स क्लियर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट करे अपन करते हैं स्टार्ट। एक बार फिर से मैं आप लोगों का क्या करता हूं, स्वागत करता हूं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, और द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, और अपन करवा रहे हैं इसको। ठीक है, स्टार्ट करें। आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं आज। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इससे, और देखते हैं कि आगाज वाला सिस्टम क्या है। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का सबसे पहला चीज जो हमें समझनी वो है कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, कि सोवियत सिस्टम आखिर में था क्या, है ना। सोवियत सिस्टम, यूएसएसआर क्या था। तो ये क्या बोल रहा है, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917। अब देखो ध्यान से, क्या था रशिया में या यूएसएसआर में, रशिया में मोनार्की चल रही थी। मोनार्की मतलब क्या, राजा का रूल था। ठीक है, और राजा कौन था यहाँ पर, जार निकोलस था। तो जार निकोलस को हटाकर वहां पर एक ऐसा रूल लाना, सोशलिज्म को एस्टेब्लिश करना, जार निकोलस की मोनार्की को खत्म करके सोशलिज्म को क्या करना, वहां पर एस्टेब्लिश करना। इसी को कहा जाता है क्या, रशियन रिवॉल्यूशन। इसी को क्या कहा जाता है, रशियन रिवॉल्यूशन। तो रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? अगर कोई पूछे कि रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ, तो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917। इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं इसमें हमें। ठीक है, मोनार्की को हटा दिया, किसको लेकर आए मोनार्की की जगह, सोशलिज्म को। और सोशलिज्म क्या है ये करेंगे अपन आगे, या तो कोई दिक्कत। कौन था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बंदा, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा था। 1917 की बात है, और इसी को कहा जाता है क्या रशियन रिवॉल्यूशन। किसको हटाया हम लोगों ने, जार निकोलस को हटाया। जार निकोलस, कोई दिक्कत समझ में आया नहीं है? अब रशियन रिवॉल्यूशन क्या था वो कुछ हमारे वाले में टॉपिक में नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कैसे खत्म हुई ये देखना है हमें। और बाइपोलैरिटी क्या है, बाइपोलैरिटी में एक तरफ हमारे पास है क्या, दुनिया के दो पोल्स है। एक तरफ हमारे पास है यूएसए और दूसरी तरफ हमारे पास है क्या, यूएसएसआर। तो ये दो पोल्स है, ये दो पोल्स थे, क्योंकि 1945 के बाद, 1995 के बाद, 1945 के बाद हुआ क्या था, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी, वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद क्या हुआ, दो सुपर पावर्स निकली वर्ल्ड वॉर 2 से। कौन सी? एक निकली यूएसएसआर, जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड या यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और दूसरी निकली कौन सी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये दोनों के दोनों स्टेट्स निकल कर आए और ये सुपर पावर बन गए थे। और इसी वजह से 1945 से लेकर 1990 तक चलता रहेगा कोल्ड वॉर, और ये बोलेगा कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, ये बोलेगा मैं ज्यादा ताकतवर हूं। दोनों के बीच में दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी से दुनिया को चलाना चाहेंगे। कुछ कंट्रीज इनका साथ देगी, कुछ कंट्रीज इनका साथ दे देगी। यूएसएसआर वाला ब्लॉक सोशलिज्म को फॉलो करेगा, सोशलिज्म को, हाँ कि ना, क्या है वो देखेंगे हम लोग। और यूएसए वाला ब्लॉक फॉलो करेगा किसको, कैपिटलिज्म को। तो यही चीज देखनी है हमें, है ना। तो 1990 के आसपास क्या हो जाएगा,
ये बाइपोलैरिटी जो थी, दुनिया के जो दो खंबे बने हुए थे यूएसएसआर और यूएसए, ये बाइपोलैरिटी कैसे खत्म होती है, इसी के बारे में है ये चैप्टर। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अगर समझ में आया है तो मुझे अपने अंगूठा दिखाओ और मुझे बताओ कि सर हमें आ गया है ये वाला समझ में। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को तो बताइए। ठीक है, तो यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है? द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917। कोई दिक्कत? बड़े आगे आगे चले, देखते आगे क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास है द रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू द कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। अब ये देखिए क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमें कि ये जो रिवॉल्यूशन था ये किससे इंस्पायर्ड था? ये बोल रहा है दिस रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, अब सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म का मतलब एक ऐसी सोसाइटी बनाना जिसमें सब लोग क्या हो, इक्वल हो, सबको कैसे ट्रीट किया जाए इक्वली। तो अगर सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, ऐसी वाली सोसाइटी बनाना जहां पर कोई क्लास ना हो, कोई ऊंच ना हो, कोई नीच ना हो। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सोशलिज्म। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना? एक ऐसा समाज जिसमें सब बराबर हो, एक ऐसा समाज जिसमें सारे के सारे रिसोर्सेज सब में बराबर बांटे जाए, इसी को कहते हैं सोशलिज्म। तो सोशलिज्म 1917 में जो ये क्या आया, रिवॉल्यूशन आया, ये जो क्रांति आई थी, इसी को क्या बोला जाता है? सोशलिज्म। और इसी सोशलिज्म के आइडिया ने 1917 का रिवॉल्यूशन करवाया था, 1917 का रिवॉल्यूशन करवाया था, एज अपोज टू द कैपिटलिज्म। और किसके अगेंस्ट में? कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म वाले ब्लॉक कौन सा है? यूएसए वाला। तो कैपिटलिज्म जो है ये किसने ये किसकी आइडियोलॉजी है? यूएसए की आइडियोलॉजी। इसमें क्या होता है? इसमें ये बोला जाता है कि भैया सब कुछ चलता है किस पे? पैसे पे। जिसके पास ज्यादा टैलेंट है ज्यादा पैसा कमा लो, जिसके पास कम टैलेंट है कम पैसा कमा लो। ठीक है, मतलब ऊंच नीच की बात होती है नहीं होती। तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में इन लोगों ने क्या चलाया? एक रिवॉल्यूशन चलाया जिसका नाम है सोशलिज्म। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन या सोशलिज्म या सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था। किसके अगेंस्ट में हुआ था? कैपिटलिज्म के। एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। और इगैलिटेरियन का मतलब ही होता है क्या? ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज जिसमें सबको लोग बराबर हो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को हर एक चीज इतना क्लियर कर दूंगा, किताब में भी नहीं लिखा इतना क्लियर। आइए आगे देखते क्या है हमारे पास। ये बोल रहा है द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वाज अलाउड। द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। अब ये बोल रहा है कि जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम है, सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम मतलब यूएसएसआर का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पूरा के पूरा पॉलिटिकल सिस्टम एक ही पार्टी के आजू बाजू में घूमेगा और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब कितनी पार्टी है वहां पर? सिर्फ एक ही पार्टी है। क्या इसके अगेंस्ट में कोई दूसरी पार्टी बना सकते हैं? तो इसके अगेंस्ट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते। समझ में आया नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी ही क्या करेगी? पूरा के पूरा पॉलिटिकल सिस्टम संभालेगी। कहाँ का? पूरा के पूरा पॉलिटिकल सिस्टम संभालेगी यूएसएसआर का। समझ में आया नहीं है? और यूएसएसआर क्या है, जिसको नहीं पता वो भी बता देता हूँ। यूएसएसआर में हमारे पास है रशिया, और रशिया के साथ 14-15 और कंट्रीज है, 15 कंट्रीज और है, और ये सब मिलाकर बनाती है क्या? यूएसएसआर। और यूएसएसआर क्या है? यूनाइटेड या यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आ रहा है नहीं आ रहा समझ? पक्की बात है क्या? 100% सही है क्या? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वाज अलाउड। द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो इकोनॉमी कौन संभाल रहा है? पैसा कौन संभाल रहा है? तो ये बोल रहा है कि इकोनॉमी भी प्लान थी और कंट्रोल करता था इसको कौन? स्टेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का मतलब क्या? कम्युनिस्ट पार्टी। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? पक्की बात है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास। तो आगे ये कह रहा है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। अब ध्यान से सुनो, फैसिज्म क्या है ना? फैसिज्म देखो क्या बोल रहा है। ये देखो, ये मान लो क्या है, ये है हमारा अर्थ, है ना? अर्थ यहां पर है हमारा एशिया, इतना बड़ा सा, मान लो ये एशिया। यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर है यूरोप। तो अपन मेनली बात कर रहे हैं एशिया की और यूरोप की, है ना? बाकी कॉन्टिनेंट को अभी छोड़ देते हैं अपन। ठीक है, तो एशिया है, यहाँ पर क्या है? यूरोप है। अब यूरोप को बांट लो दो हिस्सों में बांट दिया। ये है वेस्ट यूरोप, ये है ईस्ट यूरोप। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले ब्लॉक की,
ईस्ट यूरोप की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? ईस्ट यूरोप की। अब ध्यान से सुनो कि क्या बता रहा है। ये बोल रहा है कि जो ईस्ट यूरोप है, यहां पर कुछ फैसिस्ट फोर्सेज ने, अब फैसिज्म क्या होता है? फैसिस्ट फोर्सेज होते हैं, जैसे हिटलर था। हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी? नाजिज्म वाली। क्या थी? नाजिज्म क्या होता है? हिटलर कहता था कि भैया एक ही पार्टी होना चाहिए, एक ही लीडर होना चाहिए, एक ही तरीके के लोग होने चाहिए, ठीक है जी। उसको मार दिया, ठीक है। और क्या बोला कि भैया हम रेशियली क्या है? रेशियली मतलब क्या? हम लोग ऊंचे हैं, तुम लोग हमसे नीचे हो। समझ में आया नहीं आया? तो हमारी कंट्री, हमारे लोग, सिर्फ एक ही पार्टी, एक ही नेता होगा, फैसिज्म, ठीक है। तो इन फैसिस्ट फोर्सेस ने, हिटलर वगैरह ने क्या कर दिया था? ईस्ट यूरोप के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। यूएसएसआर ने, अब देखो ये है रशिया, ऊपर वाला पूरा की पूरा यूएसएसआर ने क्या करा? इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की करी हेल्प और इनको करवाया लिबरेट, मतलब इनको करवाया इंडिपेंडेंट। क्या करवाया? इनको इंडिपेंडेंट करवाया। और जब इन लोगों को इंडिपेंडेंट करवाया तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज इतनी ज्यादा खुश हो गई, तो इन्होंने बोला कि भैया जब तूने इंडिपेंडेंट करवा भी लिया है तो हमें भी यूएसएसआर में शामिल कर ले। तो ये पूरा बन जाएगा अब क्या? यूएसएसआर। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए आगे क्या है? आगे बोल रहा है कि दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वॉज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक हेल्ड टुगेदर बाय द वॉर्सो पैक्ट मिलिट्री अलायंस। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है। ये बोला दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकंड वर्ल्ड। पेपर में क्वेश्चन आता है क्या? फर्स्ट वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है यूएसए, और यूएसए के ग्रुप में जितने भी कंट्रीज है, कंट्रीज जो किसके साथ एसोसिएटेड है? यूएसए के साथ। आइडियोलॉजी कौन सी है? कैपिटलिज्म वाली, कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी वाले लोग जो यूएसए के साथ है, जिन्होंने सब लोगों ने मिलकर क्या बनाया था? नाटो बनाया था। नाटो क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसने बनाया था। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग ही क्या है? नाटो ग्रुप है। हाँ या नहीं आया समझ में? ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यूएसए और यूएसए वाले ब्लॉक को क्या बोला जाता था? फर्स्ट वर्ल्ड बोला जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड किसको बोलते हैं? तो कह रहा है कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड है ऐसे ही सेकंड वर्ल्ड है। सेकंड वर्ल्ड में कौन है? सेकंड वर्ल्ड में है यूएसएसआर। और यूएसएसआर के साथ यूएसएसआर के ग्रुप वाले लोग, मतलब कंट्रीज जो सपोर्ट कर रही है किसको? यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या है? सोशलिज्म। तो सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग कौन है? सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग, जैसे इनका नाटो, इनके ग्रुप का नाम था, इनके ग्रुप का नाम है वॉर्सो पैक्ट। और वॉर्सो पैक्ट, वॉर्सो की संधि या वॉर्सो की ट्रीटी, क्या है ये चीज? तो वॉर्सो पैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट याद रखना कि वॉर्सो पैक्ट जो है ये क्या है? वॉर्सो एक जगह का नाम है पोलैंड में, और पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। और वॉर्सो में यूएसएसआर और उसकी कंट्रीज मिली और सब लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। और इनको बोला जाता है सेकेंड वर्ल्ड। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े क्या? तो दो हमारे पास चीजें आ गई। एक हमारे पास क्या आ गई? नाटो पता लग गया। एक पता लग गया हमें वॉर्सो पैक्ट। नाटो बना था 1949 में, 1949। वॉर्सो पैक्ट बना है 1955 में। समझ में आया? लिख भी देता हूं, 1949 1955। ठीक है। अच्छा, ये एक ग्रुप है। अगर इस ग्रुप के किसी भी कंट्री के ऊपर हमला करोगे तो पूरा के पूरा ग्रुप हमला करेगा तुम्हारे पे। इस ग्रुप के किसी भी बंदे पे हमला करोगे तो पूरा के पूरा ग्रुप हमला कर देगा। आ गया समझ में? आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? लाइक दिखाओ, सेशन को लाइक करो जल्दी से। आगे देखो क्या कह रहा है ये। आगे ये कह रहा है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर यूएस। ये बोल रहा है कि अगर उस टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पीरियड में जो यूएसए था, या जो यूएसएसआर था, इसकी इकोनॉमी सबसे टॉप पे चल रही थी। क्या चल रही थी? इकोनॉमी, पैसा कहाँ चल रहा था? सबसे टॉप पे। तभी तो लोग साथ में है ना? पैसा है तो इज्जत है, नहीं है तो नहीं है। समझ में आ रहा नहीं क्या? पाकिस्तान की इज्जत कर रहे हैं क्या अपन? श्रीलंका की इज्जत कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? इकोनॉमी नहीं है भैया। समझ में आ रहा नहीं? इंडिया की इज्जत क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों? इकोनॉमी खतरनाक। टारगेट क्या है? $5 ट्रिलियन।
समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये क्या बोल रहा है, यूएसएसआर की इकोनॉमी जो है, यूएसएसआर की इकोनॉमी उस टाइम पीरियड में चल रही थी टॉप पे पूरी दुनिया में, लेकिन सिर्फ एक ही बंदे से पीछे चल रही थी। किससे पीछे? बिहाइंड यूएसए। और इसी वजह से इज्जत थी। दो ही सुपर पावर्स थे, यूएसएसआर, यूएसए। देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड भी ज्यादा थी इकोनॉमी, है ना, देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस। आगे समझ में, आगे बढ़ते जल्दी से आगे बढ़ते। देखो क्या बोल रहा है, द सोवियत स्टेट एंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये जो सोवियत स्टेट है, सोवियत स्टेट पेपर में आ जाए सोवियत स्टेट तो किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? यूएसएसआर की ही तो बात कर रहा है। अरे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, किसकी बात कर रहा है? यूएसएसआर की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये जो सोवियत स्टेट है, ठीक है, ये क्या इंश्योर करता था? ये इंश्योर करता था कि मेरे सारे बंदों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल जाए। मिनिमम क्या मिल जाए? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल जाए सारे के सारे सिटीजन्स को। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब रोटी कपड़ा मकान कम से कम सबके पास हो। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, और बाकी सारी की सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड करी जाएगी सारे सिटीजन्स को, टू ऑल सिटीजन्स। जैसे कि क्या क्या प्रोवाइड कर दिया जाएगा? बेसिक हेल्थ, है ना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हेल्थ, जीने के लिए तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट। चाइल्ड केयर कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट। वेलफेयर स्कीम्स कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात है क्या? आगे बढ़े क्या थोड़ा सा? देखो आगे बढ़ते, आगे देखो क्या कह रहा है ये। आगे ये कह रहा है कि देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट। ये बोल रहा है कि उस टाइम पीरियड में यूएसएसआर में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। द सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स। अब देखो ध्यान से, यहां से होता है असलियत में चैप्टर स्टार्ट। ये क्या बोल रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, मतलब कुछ चीजें हैं जो बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन सोवियत यूनियन का या यूएसएसआर का सारा के सारा सिस्टम कौन संभाल रहा है? तो यूएसएसआर का सारा के सारा सिस्टम संभाल रहा है कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। अरे बोलो भैया, कम्युनिस्ट पार्टी संभाल रही है। कोई दूसरी पार्टी बन सकती है क्या इसके अपोजिशन में? नहीं बन सकती। तो यूएसएसआर का सारा सिस्टम संभालने वाली पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, आगे ना, इसका मतलब इनके पास पावर है, पूरी की पूरी देश को ये चला रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएंगे? ये बन जाएंगे अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन का मतलब क्या? ये अपना कब्जा दिखाना शुरू कर देंगे, ये दिखाने शो कर देंगे अपनी पावर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अथॉरिटेरियन मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स, और इसकी वजह से परेशानी होनी स्टार्ट हो गई किसको? इसके नेटिजन्स को या सिटीजन्स को, मतलब यूएसएसआर के लोगों को, कि भाई थोड़े से लोग हैं जो पूरी कंट्री चला रहे हैं, और कंट्री कितनी? 15 + 1 16 कंट्रीज को चला रहे हैं, है ना, रशिया और 15 कंट्रीज और, ठीक है, और क्या कुछ ही लोग चला रहे हैं, और उसमें भी मोस्टली रशियंस है। और क्या कर रहे हैं? तंग कर रहे हैं पूरे के पूरे किसको? कि अथॉरिटी आ गई ना, पावर आ गई हाथ में। कोई खिलाफ बोलेगा पीट देंगे पकड़ेगा, तुम उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते। तुम उसके खिलाफ कुछ करोगे बोलेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कर दिया, अपोज। समझ में आया नहीं है? आगे बढ़े क्या? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट कह रहा है ये, इन द आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस from time to time, but the Soviet Union lagged behind the West in technology, infrastructure and in fulfilling the political और economic aspirations of the citizens। ये बोल रहा है कि अगर आर्म्स रेस की बात करें, मतलब आर्म्स का मतलब क्या है? वेपन्स की बात करें, गन्स की बात करें, एम्यूनेशंस की बात करें, और किसकी बात करें? अपन अगर बात करें किसकी? न्यूक्लियर पावर की बात करें, हाइड्रोजन पावर की बात करें, ठीक है, तो इसमें तो यूएसएसआर टक्कर दे रहा था यूएसए को क्या दे रहा था? टक्कर दे रहा था। लेकिन बाकी चीजों में यूएसए को मैच नहीं कर पा रहा था कौन? यूएसएसआर। बाकी चीजें कौन सी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैच नहीं कर पा रहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इंफ्रास्ट्रक्चर में मैच नहीं कर पा रहा, ठीक है, और सिटीजन्स के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब कहीं ना कहीं जो सोशलिज्म था उसका एक क्या आ चुका था? हाई पॉइंट आ चुका था, जिसके ऊपर ये बढ़ नहीं सकता। अरे बोलो भैया, आ रहा है समझ में? आगे बढ़े थोड़ा सा, आगे देखते हैं। आगे देखो क्या है, आगे ये कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है? द सोवियत इकोनॉमी वॉज फ्लैटरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टैग्नेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि सोवियत इकोनॉमी, देखो अब
मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, पूरे दुनिया की इकोनॉमी में सोवियत जो है, उस सोवियत यूनियन जो है उसकी इकोनॉमी बड़ी खतरनाक है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है किसमें, पूरी दुनिया में, लेकिन यूएसए के नीचे चल रही थी इकोनॉमी, ठीक है, इसमें भी काम चला लेंगे, लेकिन बाकी चीजें पूरी नहीं हो रही है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरे नहीं हो रहे, सोशल एस्पिरेशंस पूरे नहीं हो रहे, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस पूरे नहीं हो रहे, और ये बोल रहा है क्या 1970 आते आते 1970 का दशक आते आते लेट 1970s का मतलब 1975 के बाद की बात कर रहा है, 1975 के बाद की बात कर रहा है, तो 1975 के बाद क्या होने लग गया, यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट होती चलेगी, मतलब उसका एक हाई पॉइंट आ गया, रुक गई वो गई, ठीक है, इससे ऊपर नहीं बढ़ रही, यहां तक ही बढ़ सकती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आगे बढ़े क्या, आगे देखो क्या बता रहा है, तो आगे ये कह रहा है क्या, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। अब मिखाइल गोर्बाचेव है हमारे पास, और मिखाइल गोर्बाचेव हम सबको पता है कि उस टाइम पीरियड में क्या था, ये था वहां का प्रेसिडेंट, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव। देखते हैं इसके बारे में, ये बोल रहा है मिखाइल गोर्बाचेव हु हैड बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985 स्टार्टेड रिफॉर्मिंग द सिस्टम। अब ध्यान सुनो क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव जो है ये बन गया क्या, सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसका जनरल सेक्रेटरी, क्या बन गया, इसका जनरल सेक्रेटरी हो गया। और 1985 से इसने देखा कि भाई ग्रोथ जो है रुक गई है, इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये कह रहा है कि भाई जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और जब तक चेंज नहीं लाएंगे तब तक इकोनॉमी में क्या नहीं आएगा, ग्रोथ नहीं आएगा हमारे, ठीक है। तो अब ये जो गोर्बाचेव है, गोर्बाचेव क्या करेगा, गोर्बाचेव कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात करेगा, रिफॉर्म्स लाने की, कब, 1985 के आसपास। क्यों, क्योंकि 1975 के बाद से स्टैग्नेंट हो गई है इकोनॉमी, रुक गई है इकोनॉमी। अरे बोलो भैया, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में तुम्हें, ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े, आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि he decided to normalize relations with the West and democratize and reform the Soviet Union, but he did not anticipate the defects of the system। अब ध्यान से सुनो, गोर्बाचेव ने गलती क्या करी, गोर्बाचेव की सोच तो अच्छी थी, गोर्बाचेव जो था इसकी सोच तो अच्छी थी, है ना, सोच अच्छी थी, क्या कि भाई सिस्टम जो है वो क्या नहीं कर रहा, रिफॉर्म नहीं हो पा रहा है, मतलब इकोनॉमी अच्छी नहीं हो पा रही, तो आपने कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन इसने गलती क्या करी, इसने कहा कि वेस्ट से, वेस्ट मतलब क्या, देखो इधर क्या है, अर्थ है, ये क्या है, ये क्या है, एशिया है मान लो, ये क्या है, यूरोप है, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, यहां पर क्या है, यूएसए। तो वेस्ट साइड में क्या पड़ रहा है, एक पड़ रहा है यूरोप, एक पड़ रहा है क्या, एक पड़ रहा है यूएसए। तो यूएसए और यूरोप के साथ क्या कह रहा है ये, कि हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं रिलेशंस को, नॉर्मलाइज कर देते हैं किसको, रिलेशंस को। अरे भैया तुम तो इनके क्या हो, दुश्मन हो, दुश्मनों के साथ नॉर्मलाइज कौन करता है रिलेशन, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। चलो तुम अच्छी सोच रख रहे हो कि भाई चलो दोस्ती का हाथ मिला लेते, ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप के साथ क्या कर लेते हैं, बातें कर लेते, यूएसए के साथ बातें कर लेते। लोगों की सोच क्या है, भैया उनसे बच के ही तो हम तुम्हारे पास आए थे यूएसएसआर में, अरे हाँ कि ना, तो हम तो छोड़ के चले जाएंगे तुम्हें, ये क्या बात कर रहे हो तुम, हम तुम्हारे पे डिपेंडेंट हो, तो तुम क्या कर रहे हो, उससे हाथ मिला रहे हो, किससे, यूएसए वाले से। गोर्बाचेव ने सोचा कि इनसे हाथ मिला लेते हैं, इनसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। कोई दिक्कत यहां तक, देखो क्या बोल रहा है, he decided to normalize relations with the West and democratize and reform the Soviet Union, but he did not anticipate the defects of the system। लेकिन सिस्टम में क्या क्या गलतियां है उसको पहचानने में नाकाम रह गया था गोर्बाचेव। समझ में आया नहीं आया, गोर्बाचेव कौन है, 1985 में क्या बना था, ये जनरल सेक्रेटरी बना था, किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का। आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे जरूर लिखना मुझे, और मुझे बताना कि क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे बढ़ते देखते क्या है हमारे पास आगे ये कह रहा है कि द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट्स एंड सोवियत कंट्रोल। अब देखो क्या हुआ इसकी वजह से क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, एशिया, ये क्या है हमारे पास, यूरोप है। यूरोप का ईस्टर्न पार्ट, ये वाला पार्ट किसके साथ था, सोवियत यूनियन के। क्यों साथ में था, क्योंकि इनके इंडिपेंडेंस में यूएसएसआर ने हेल्प करी थी। लेकिन अब 1985 में बात क्या चल रही है, 1985 में बात चल रही है इसको रिफॉर्म करवाने की, क्या करने की, रिफॉर्म करवाने की।
अरे हाँ कि ना, ठीक है। जब रिफॉर्म करवाने की बात चल रही थी, ऊपर से हम लोगों ने देखा कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे अथॉरिटेरियन बन गए थे, क्या कर रहे थे, जबरदस्ती कंट्रोल कर रहे थे लोगों को, क्यों, खुद के पास पावर थी, पूरी की पूरी यूएसएसआर ये लोग चला रहे हैं। तो लोग हो गए परेशान, प्लस लोगों के जो सोशल एस्पायरेशंस थे, जो इच्छाएं थी, प्लस पॉलिटिकल एस्पायरेशंस थे, जो इच्छाएं थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ईस्ट यूरोप के ये वाले लोग, ईस्ट यूरोप वाले लोग जो थे, इन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया क्या, प्रोटेस्ट। किसके खिलाफ, खुद की गवर्नमेंट के खिलाफ, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आया नहीं आया समझ में, यही बता। द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल। कोई दिक्कत है क्या, आ रहा है क्या समझ में, पक्की बात है। आगे बढ़े, आगे देखो क्या बता रहा है ये, आगे ये हमें बता रहा है कि Gorbachev did not intervene when the disturbances occurred and the communist regimes collapsed on one after another। अब देखो क्या बोल रहा है, जब ये सारी की सारी सिचुएशन चल रही थी अलग अलग कंट्रीज में, क्या कहते हैं, यूएसएसआर के ही अलग अलग कंट्रीज में लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, तो गोरबाचेव की क्या फर्ज बनता था, इसका फर्ज बनता था कि ये खुद जाए, लोगों से बात करे, लोगों को समझाए कि भाई हम लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी के बारे में बताए, ठीक है, लोगों को बताया कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। लेकिन ये गया नहीं, इसने इंटरवीन ही नहीं करा, ही डिड नॉट इंटरवीन व्हेन द डिस्टर्बेंसेस ऑकर्ड, बीच में गया नहीं, और इसकी वजह से होगा डिसइंटीग्रेशन, और डिसइंटीग्रेशन का मतलब है यूएसएसआर टूट जाएगा, ठीक है। एंड द कम्युनिस्ट रेजिम्स कोलैप्स्ड, कम्युनिस्ट रेजिम कोलैप्स होने लगी, मतलब कम्युनिस्ट का रूल जो था यहाँ पर वो गिरने लग जाएगा, वन आफ्टर द अदर, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कंट्री अलग होती जाएगी यूएसएसआर से, और लास्ट में बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ रशिया, जो कि माना जाता है यूएसएसआर का सक्सेसर स्टेट, या फिर माना जाता है यूएसएसआर का क्या, यूएसएसआर का क्या कहते हैं उसको, सक्सेसर स्टेट या यूएसएसआर का उत्तराधिकारी। समझ में आया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखो क्या है आगे, और हमारे पास आगे हमारे पास है कि द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। अब ध्यान से सुनो, गोरबाचेव जो रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, रिफॉर्म्स लाने की। इन रिफॉर्म्स को, ये रिफॉर्म्स को पीपल तो क्या कर रहे थे, लोग तो क्या कर रहे थे, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ गोरबाचेव किस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर वाले लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के जो अंदर वाले लीडर्स वगैरह थे, इनको भी ये बात पसंद नहीं आई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और इन लोगों ने भी क्या करा, इन लोगों ने भी अपोज किया कि भैया तू कर क्या रहा है, ठीक है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारी आइडियोलॉजी है क्या, सोशलिज्म, और तू बात किसकी कर रहा है, डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटाइज कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा भैया। अरे बोलो भाई, आ रहा है नहीं आ रहा समझ, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए। आगे देखें, आगे देखें, आगे देखो क्या बोल रहा है। A coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners। अब ध्यान से सुनो क्या हुआ, अब कूप हो गया। कूप का मतलब क्या होता है, कूप का मतलब होता है कि सत्ता को हाथ में लेना जबरदस्ती, सत्ता को जबरदस्ती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा आज दिल करे कि भाई मेरे पास बहुत पावर है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास अपनी मिलिट्री है, सब कुछ है, मैं जाऊं मोदी जी को हटाऊं और पूरे इंडिया का कंट्रोल मैं अपने हाथ में ले लूं, तो उसको बोला जाएगा कूप। तो हुआ क्या, कूप हो गया। क्या हो गया, कूप हो गया। और कूप कब हुआ, ये 1991 में हो गया। मतलब लोकल लीडर्स अपने हाथ में लेने लग गए पावर, ठीक है, और अलग करने लग गए अपने अपने देश को कि हमें यूएसएसआर के साथ नहीं रहना। और ये लोग कौन थे, ये लोग थे हार्डलाइनर्स। हार्डलाइनर्स का मतलब कट्टर लोग। कौन से कट्टर, किसी रिलीजन को फॉलो करने वाले नहीं, किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले कट्टर लोग। और आइडियोलॉजी क्या थी इनकी, कम्युनिज्म या सोशलिज्म। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये बोल रहा है coup took place in 1991 that was encouraged by communist party hardliners. The people did not want the old style rule of the communist party and wanted freedom। अब देखो दो अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं कौन, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पीपल प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं, पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई हमें कम्युनिज्म वाला ओल्ड स्टाइल रूल पसंद नहीं आ रहा है। ओल्ड स्टाइल रूल किसका, सोशलिज्म वाला, यूएसएसआर का रूल ही पसंद नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि कुछ लोगों के पास पावर है और वो अपने पावर का कर रहे हैं मिसयूज। और दूसरा कौन कर रहा है, दूसरे कर रहे हैं हार्डलाइनर्स, कट्टर लोग। और ये कट्टर लोग कौन है, ये कट्टर लोग वो लोग हैं जो सिस्टम को चेंज होता हुआ नहीं देखना चाहते। तो दो अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
और इसी यही वजह बनेगी किसकी, यही वजह बनेगी कम्युनिस्ट पार्टी यूएसएसआर के टूटने की। डन, बढ़िया, मजा आ रहा है, जरूर मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा मजा। आगे देखिए, आगे देखिए क्या बता रहा है ये। इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। अब ध्यान से सुनो क्या हुआ। दिसंबर 1991 की बात है, ये कह रहा है दिसंबर 1991 में एक बंदा था, एक लीडर था इनका, जिसका नाम था क्या, येल्सिन। और येल्सिन क्या कहेगा, येल्सिन कहेगा कि भैया रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीनों की तीनों कंट्रीज आप सब लोगों से एक बात कहना चाहती है, क्या कि ये जो क्या कि यूएसएसआर जो है वो क्या हो गया, डिसबैंडेड हो गया है, मतलब यूएसएसआर टूट गया है। तो येल्सिन वो बंदा था जिसने दिसंबर 1991 में डिक्लेयर कर दिया कि अब यूएसएसआर में दम नहीं बचा और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कंट्रीज छोड़ के जा रही है, ठीक है। और लास्ट में इसका सक्सेसर कौन बचेगा, सिर्फ और सिर्फ रशिया बचेगा, ठीक है। तो यूक्रेन और रशिया पहले एक ही पार्ट थे, और इसी वजह से रशिया अब क्या कह रहा है, व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहा है अब कि भैया हर चीज़ ले लूंगा, जो हमारा था दोबारा ले लूंगा। तो यूक्रेन भी तो पार्ट था, तभी तो अटैक कर रहा है, और बोल रहा है कि सिर्फ इसको नहीं, सब पे अटैक करूंगा। समझ में आया नहीं है, एक 1 बाय 1 सब कुछ ले लूंगा। तभी तो यूक्रेन और किसका, रशिया का वॉर चल रहा है। तो इसके रूट्स कहाँ पर है, पॉलिटिकल साइंस में। अरे आ रहा है समझ में, आगे देखे, आगे देखे, देखो क्या बोल रहा है आगे। ये बोल रहा है क्या, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर एडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। अब देखो क्या बोल रहा है, अब इन लोगों की आइडियोलॉजी हो रही है चेंज कंप्लीटली। कौन सी आइडियोलॉजी थी यूएसएसआर वालों की, सोशलिज्म, ठीक है। लेकिन अब पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स, पोस्ट सोवियत मतलब जो कंट्रीज इससे टूटती चली गई, जो कंट्रीज टूटती चली गई, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने कहा कि भैया हमें चाहिए लोकतंत्र, हमें चाहिए डेमोक्रेसी, और अब हम लोग कम्युनिज्म को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे यूएसए वाले आइडियोलॉजी को, जिसका नाम है कैपिटलिज्म। समझ में आ रहा है नहीं यार, जिसमें लोग अपने हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से पैसा कमाएंगे, टैलेंट के हिसाब से रिसोर्सेज रखेंगे अपने पास, टैलेंट के हिसाब से सब कुछ काम होगा, ठीक है। अगर मेरे पास टैलेंट है तो मैं पैसे वाला बन जाऊंगा, नहीं है तो गरीब बन जाऊंगा। कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे और लोकतंत्र को, और लोकतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या, हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे। आई क्या बोल रहा है, रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। और रशिया को अब क्या माना गया, रशिया को माना गया कि रशिया जो है ये उत्तराधिकारी है, नेक्स्ट बंदा है किसका, सोवियत यूनियन का, और इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेगी। सोवियत यूनियन की जितनी पॉलिसीज थी, जितनी ट्रीटीज थी, वो सब संभालेगा अब सिर्फ और सिर्फ कौन, रशिया। पहले भी रशिया का डोमिनेंस था सोवियत यूनियन में, अब भी रशिया का डोमिनेंस रहेगा, क्योंकि रशिया अब उत्तराधिकारी बन के आ गया है यूएसएसआर का। आ गया समझ में, पक्का। चलिए आगे देखते क्या बोल रहा है ये। आगे ये कह रहा है कि इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो ध्यान से, हम लोगों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पता है। यूनाइटेड नेशंस कब बना था, यूनाइटेड नेशंस बना था 1945 में। अरे हाँ कि ना, यूनाइटेड नेशंस कब बना है, 1945 में। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी कब बना है, 1945 में। अरे हाँ कि ना। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसमें 5 मेंबर्स है, 5। कौन से, एक था यूएसए, दूसरा कौन था, यूएसएसआर, तीसरा कौन था, चाइना, चौथा कौन था, फ्रांस, पांचवा कौन था, और कौन था, यूके, इंग्लैंड, ठीक है। ये 5 जने थे। यूएसएसआर जो टूट गया, तो यूएसएसआर की जगह अब किसमें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन लेगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसएसआर की जगह लेगा अब रशिया। कोई दिक्कत है क्या, देखो क्या बोल रहा है, इट इनहेरिटेड द सोवियत यूनियन सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन ने जो संधियां कर रखी थी, जो पैक्ट कर रखे थे, किसके साथ, दुनिया वालों के साथ। तो रशिया ने कहा कि वो सारे के सारे पैक्ट, सारे के सारे ट्रीटीज अब मैं पूरी करूंगा, क्योंकि अब यूएसएसआर बन चुका है रशिया। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, पक्का। दिखाओ जरा मुझे अपने अंगूठे की सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखना और बताना कि सर ये डाउट है हमारा, इसको क्लियर कर देना, तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने कहां तक कर लिया था, हम लोगों ने देख लिया था कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया। तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था किस वजह से, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लोगों के जो एस्पिरेशंस थे, जो इनकी इच्छाएं थी, वो पूरी नहीं हो रही थी। और इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से सोवियत यूनियन का हो गया डिसइंटीग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और कौन सी एस्पिरेशंस, कौन सी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए थे, और
लोगों की जो मन की बातें थी वो पूरी नहीं हो रही थी। आ रहा नहीं आ रहा समझ? आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे देखते क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि हमारे पास द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज एंड इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप एंड विद इन द सोवियत सिस्टम। अब देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि सोवियत यूनियन की इकोनॉमी, ये यूएसएसआर की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पूरे दुनिया में सेकंड नंबर पर है, लेकिन क्या कह रहा है ये कि यूएसएसआर की इकोनॉमी जो है ये बढ़िया तो थी, इकोनॉमी अच्छी तो थी, लेकिन यूज कहां पर हो रही है? इसका यूज हो रहा है किसमें? इसका यूज हो रहा है आर्सेनल को मेंटेन करने में। अब आर्सेनल क्या है? आर्सेनल वो जगह होती है जहां पर सारे के सारे वेपन्स रखे जाते हैं, सारे के सारे न्यूक्लियर पावर रखा जाएगा, सारा के सारा हाइड्रोजन बॉम्ब्स रखे जाएंगे, गन्स रखी जाएगी, एम्युनिशन रखी जाएगी। मतलब सब पैसा जा रहा है, ज्यादा पैसा जा रहा है किसमें? डिफेंस में। क्यों? क्योंकि कंपटीशन चल रहा है किसका? यूएसएसआर का। क्या चल रहा है? कंपटीशन किसके साथ? यूएसएसआर का कंपटीशन चल रहा है यूएसए के साथ। और इसी वजह से क्या चल रहा है? इसी वजह से द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट। और क्या कर रही है? अपने सैटेलाइट्स को डेवलप कर रहे हैं, सैटेलाइट स्टेट्स को डेवलप कर रही है। अब सैटेलाइट स्टेट क्या होती है? सैटेलाइट स्टेट मतलब जो इसके अंडर में स्टेट्स है, जो इसके दोस्त है, उनका क्या कर रही है? डेवलपमेंट कर रही है। अब जब सारा के सारा पैसा दूसरों के डेवलपमेंट में जा रहा है तो अपन खुश है क्या? मान लो मेरे पापा है, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मान लो, है ना, शादी नहीं हुई वैसे तो, लेकिन मान लो कि मेरे बच्चे, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? अपने ऊपर पैसा लगाने के बजाय, मेरे बच्चों की एजुकेशन अच्छी करने के बजाय, हेल्थ अच्छी करने के बजाय, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के बजाय मैं पैसा लगा लूँ किसके? पड़ोसी के बच्चों पे। तो मेरे बच्चों को पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा। और यही कारण था डिसइंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? एक कारण क्या पड़ा हम लोगों ने डिसइंटीग्रेशन का? लोगों के, देखो, एक तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन फेल हो रहा था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या बता रहा है ये? दूसरा बता रहा है कि सोवियत यूनियन जो है सारा के सारा इकोनॉमी का पैसा कहाँ लगा रही है? मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर में और आर्सेनल को मेंटेन करने में लगा रही है। और दूसरी चीज, सैटेलाइट स्टेट्स को, सैटेलाइट स्टेट मतलब जो ईस्टर्न यूरोपियन में इसके दोस्त थे, उसके डेवलपमेंट में पैसा लगा रही है। एंड विद इन द सोवियत सिस्टम द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इन पर्टिकुलर, ठीक है। और 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कौन से? वही यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सब को क्या कर रही है? इन सब के ऊपर डेवलपमेंट की कोशिश कर रही है। तो सोवियत यूनियन वाले, रशिया वाले लोग भी खुश नहीं है, कोई दिक्कत है। तक आगे बढ़े, आगे देखो क्या है, आगे ये कह रहा है कि दस इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मेनी ईयर्स लेड टू सीवियर कंज्यूमर shortages and a large section of Soviet society began to doubt and question the system। देखो क्या बोल रहा है अब क्या होगा? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गई। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब पैसा जो है वो बढ़ नहीं रहा है, और जितना पैसा है वो दूसरों के ऊपर लग रहा है, तो क्या हो गया? रुक गया। अरे आगे ना, तो बहुत सालों तक इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है। इकोनॉमी जितनी है उतनी है, होना क्या चाहिए था? हर साल बर साल इकोनॉमी क्या होती जानी चाहिए थी? बढ़ती जानी चाहिए थी। लेकिन इकोनॉमी क्या है? फ्लैट लाइन, बढ़ नहीं रही है। और इसी वजह से कंज्यूमर शॉर्टेजेस हो गए। कंज्यूमर मतलब लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज उतनी ही है। कंज्यूमर शॉर्टेजेस मतलब लोगों को जितनी चीजें चाहिए वो नहीं मिल रही है। और इसी वजह से बहुत बड़ा सेक्शन यूएसएसआर का क्या करने लग गया? यूएसएसआर की आइडियोलॉजी पर, यूएसएसआर के सिस्टम पर, सोशलिज्म पर डाउट करने लग गया और उसको क्वेश्चन करने लग गया कि भैया क्या ये सिस्टम आगे चल सकता है या नहीं चल सकता। आगे देखो, आगे बता रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या हुआ। अब ध्यान से सुनो क्या हुआ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो देखने वाले हम लोग। देखे आइए देखते। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इट मेंट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? कोल्ड वॉर चल रहा था, कब से कब तक? कोल्ड वॉर कब से कब तक चला? कोल्ड वॉर चल रहा था किस किस के बीच में? यूएसए के बीच में और यूएसएसआर के बीच में। कब से कब तक चल रहा था? 1945 वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू हुआ, 1991 यूएसए के डिसइंटीग्रेशन तक चलता रहेगा। आगे ना, अब यूएसएसआर ही नहीं बचा है, तो यूएसएसआर नहीं बचा है, इसका मतलब क्या? कोल्ड वॉर का एंड, कोल्ड वॉर एंडेड। इसका मतलब दुनिया में सबसे पावरफुल कौन बन गया अब? यूएसए। पहले दुनिया कैसी थी? बायपोलर वर्ल्ड थी।
बाइपोलर वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि दुनिया में दो पावर्स थी, दो सुपर पावर्स थी, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसएसआर टूट गया, बचा कौन? यूएसए। मतलब दुनिया क्या बन गई अब? दुनिया बन गई क्या? यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड। बोलो भैया, अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ? आगे बढ़े, आगे देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वाज ओवर। और क्या होने लग गया? अब सोच की लड़ाई होने लग गई। लोग अब ये बोल रहे हैं कि क्या सोशलिज्म खत्म, एकदम कम्युनिज्म खत्म, जिसके ऊपर ये एशिया वाले कूद रहे थे, चाइना वाले कूद रहे थे, कौन? रशिया वाले कूद रहे थे कि हमारा सोशलिज्म कैपिटलिज्म से अच्छा है, एक ऐसी सोसाइटी बना देंगे जिसमें सब बराबर होंगे। खत्म, ठीक है। तो अब क्वेश्चन, अब आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट होने लग गया। कैपिटलिज्म वाले बोले, हमने कहा था ना कि हम लोग इस क्या करेंगे, जीतेंगे इस रेस को, हम लोग जीत गए, तुम लोग हार गए। लेकिन अब क्या हो रहा है? एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट चल रहा है कि क्या सोशलिस्ट सिस्टम खत्म हो गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आ रहा है समझ तो दिखाओ मुझे अंगूठे अपने फटाफट 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 से, ताकि अपन आगे देखें और देखें कि आगे क्या है हमारे पास। देखिए आगे क्या है, आगे देखिए क्या है हमारे पास। देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि power relations in world politics changed, therefore it led to change in the relative influence of ideas and institutions। ये क्या बोल रहा है? पावर रिलेशन चेंज होने लग गए। अब ध्यान सुनो, हुआ क्या था? दो ब्लॉक्स थे ना हमारे पास, एक यूएसए वाला ब्लॉक था, एक यूएसएसआर वाला ब्लॉक था, और दोनों ने अपने अपने क्या बना रखे थे? ग्रुप्स भी बना रखे थे। इसने नाटो बना रखा था 1949 में, इसने वॉर्सो पैक्ट बना रखा था कब? 1955 में। अरे बोलो भैया, नहीं बनाया था क्या? बनाया था ना इन दोनों ने। अब तो यही टूट गया, ये टूट जाएगा तो ये भी तो टूटेगा, आगे ना। इसका मतलब क्या? अब पॉलिटिकल रिलेशंस चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ वाले लोग भी अब भागेंगे किसकी तरफ? नाटो की तरफ या यूएसए की तरफ? अरे बोलो, है ना। तो क्या बोल रहा है ये? पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, पावर रिलेशन चेंज हो रहे हैं अब। देयरफॉर इट लेड टू चेंज इन द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस। और इसी वजह से आइडियाज चेंज होने लग गए। लोग अब सोशलिज्म से बढ़ के आगे निकलने लगे और कैपिटलिज्म की तरफ भागने लग गए। आगे क्या बोल रहा है? द यूएस बिकम द सोल सुपर पावर। और यूएसए क्या बन गया? यूएसए बन गया। और यूएसए ने कहा कि भैया मैं अकेला अब क्या हूं? सुपर पावर हूं, मेरे से बढ़कर अब कोई नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से यूएसए की आज तक चलती है। अब तो चलो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि बहुत सारी नई नई पावर्स आ गई है अब। लेकिन उस टाइम पीरियड में क्या था? उस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ यूएसए 1990 के बाद, 1991 के बाद यूएसए एक ऐसी कंट्री बन के निकली जो कि सुपर पावर बन गई थी, क्योंकि इसको टक्कर देने वाला अब कोई नहीं था, है ना। और इसी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि एक यूनी पावर वर्ल्ड बन गया था। क्या बन गया था? यूनी पावर वर्ल्ड, आगे ना। अरे बोलो भैया, एक ही पावर थी दुनिया में। आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्या ये क्या कह रहा है हमें। आगे कह रहा है कि बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूएस, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज नाउ डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास दो सिस्टम चल रहे थे। एक चल रहा था कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म कहाँ पे चल रहा था? यूएसए में। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या था हमारे पास? सोशलिज्म। और सोशलिज्म को सपोर्ट कौन कर रहा था? यूएसएसआर कर रहा था। लेकिन यूएसएसआर का क्या हो गया? डिसइंटीग्रेशन। और डिसइंटीग्रेशन का मतलब यूएसएसआर टूट गया। अब जब यूएसएसआर टूट गया, आगे ना यूएसएसआर क्या करेगा? भैया टूट गया मैं तो, है ना, बर्बाद हो गया। अब जब ये बर्बाद हो गया तो सोशलिज्म में लोगों को भरोसा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो लोग किस पे भरोसा करेंगे अब? कैपिटलिज्म पे। नहीं करेंगे क्या? और कैपिटलिज्म को सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएसए। और यूएसए क्या है? अकेला सोल पावर है, अकेला पावर है पूरी की पूरी दुनिया में। तो अगर ये अकेला पावर है पूरी की पूरी दुनिया में, तो लोग किसको सपोर्ट करेंगे? यूएसए को। और यूएसए किसको सपोर्ट कर रहा है? कैपिटलिज्म को। इसका मतलब कैपिटलिज्म वाली इकोनॉमी क्या करेगी? अब इंटरनेशनली फैलने लग जाएगी, इंटरनेशनली स्प्रेड हो जाएगी, और सब लोग क्या करेंगे? इसी को फॉलो करेंगे। इंटरनेशनली स्प्रेड हो जाएगी और सब लोग अब इसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। देखो जरा क्या बोल रहा है। बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूएस। यूएस की पावर, यूएस का स्टैंडर्ड किसको सपोर्ट कर रहा है? कैपिटलिज्म को। द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमी। डोमिनेंट मतलब अब सबके सब लोग क्या कर, सबके सब ये मान रहे कि भैया इसका लोहा मानना पड़ेगा। किसका? यूएसए का। तो यूएसए ने जो कहा वो करके दिखाया, ठीक है। और ये एक डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन गई थी पूरी की पूरी दुनिया में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बस इतना बता दो मुझे, बाकी छोड़ो।
आ रहा है ना समझ में? ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, बार बार बोल रहा हूं कि मुझे बस क्या करना है तुम लोगों ने, नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आंसर दूंगा, चाहे लाइव लूंगा तब दूंगा, या फिर क्या कमेंट सेक्शन में आंसर मिल जाएगा तुम्हें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बस। ठीक है, तुम्हारा एग्जाम बढ़िया करवा दूंगा बस। ठीक है, चलिए, अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। तब तक अपन बढ़ते आगे और देखते हैं अपने पास नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट पेज देखिए क्या बता रहा है, इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिकेम पावरफुल एडवाइजर्स टू ऑल कंट्रीज। अब देखो ध्यान से, यूनाइटेड नेशंस जब बना तो यूनाइटेड नेशंस के बाद जस्ट दो बड़ी बड़ी चीज बन गई थी जिनको ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। एक बन गया वर्ल्ड बैंक और दूसरा बना क्या, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, यूएसए में। इकोनॉमी सबसे बढ़िया किसकी, यूएसए की। पावरफुल कंट्री कौन सी, यूएसए की। तो अब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की वजह से वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बन गया क्या, एक पावरफुल एडवाइजर्स बन गए सारी की सारी दुनिया की कंट्रीज के लिए। क्यों? क्योंकि अब यूएसए अपनी पॉलिसीज को दूसरे कंट्रीज में लागू करवाएगा। कैसे लागू करवाएगा? एग्जांपल के तौर पे मान लो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिया क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिया के बाद बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई। अब वर्ल्ड बैंक और IMF तो पहले से ही है, 1945 में ही तो बने ये भी। अरे हाँ कि ना, 1945 में ही बने। अब ध्यान सुनो, इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था, नहीं हुआ था क्या, हुआ। अब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया के पास पैसा था क्या, नहीं था। कितना पैसा था इंडिया के पास, बहुत कम। इतना पैसा था कि इंडिया की इकोनॉमी जमीन के नीचे रह रही थी, ऐसे जमीन के नीचे। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ लेकिन पैसा नहीं है, तो पैसा मांगने कहाँ जाएगा, आगे ना। और ये दोनों कहाँ है, यूएसए में। अरे बोलो भैया, कहाँ है ये दोनों, यूएसए में। और सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है, यूएसए। सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा मैन पावर किसके पास है, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, इकोनॉमी सबसे ज्यादा हेल्दी किसकी है, यूएसए की। हर चीज डोमिनेंट किसकी, यूएसए की। यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया हाँ कि ना। तो अब सीन क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ लेकिन अब यूएसए क्या करेगा, यूएसए के पास तो कंट्रोल है वर्ल्ड बैंक और IMF का। इनको बोलेगा कि भैया इनको पैसा दे, लेकिन शर्त में ये बोल दे कि हमारी वाली ये पॉलिसी लागू कर दो, तो पैसे देंगे वरना नहीं देंगे। अपने पास क्या ऑप्शन, कुछ नहीं, ठीक है भैया कर देंगे, पैसा तो लाओ। अरे बोलो भैया। तो इसी वजह से ये क्या बोल रहा है कि ये पावरफुल एडवाइजर्स बन गए थे सारी की सारी कंट्री के, कि आगे क्या करना है, कैसे कंट्रीज को चलाना है। ये सारी की सारी बातें कौन बता रहा है, ये बता रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कोई दिक्कत, बड़े आगे आइए, आगे देखते आगे देखो क्या बता रहा है ये। Politically, the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life. अब ध्यान सुनो, अब बात कर रहा है ये पॉलिटिक्स की। तो ये कह रहा है कि अगर पॉलिटिकली देखे जाए तो लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल मतलब आज़ादी वाली डेमोक्रेसी, ये उभर के निकली एज द बेस्ट सिस्टम फॉर पॉलिटिकल लाइफ, है ना। कि सबको आज़ादी हो, सबको अपना अपना काम करने का तरीका हो, ठीक है। कैपिटलिज्म आप लोग फॉलो कर दो और इसी से हर चीज़ डेवलप होती जाएगी। कम्युनिज्म में, सोशलिज्म में कुछ नहीं बचाया, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकली अगर अपन बात करें तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से, किसका, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से IMF पावरफुल हो गया, वर्ल्ड बैंक पावरफुल हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ अमेरिका पावरफुल हो गया, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी पावरफुल हो गई, डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन गई कैपिटलिज्म। और पॉलिटिकली अगर बात करें तो डेमोक्रेसी निकल कर आई और सब लोगों ने बोला कि भाई सोशलिज्म छोड़ो, ठीक है, कम्युनिज्म छोड़ो, ठीक है, मोनार्की छोड़ो, डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे सारे के सारे। अब कोई दिक्कत, ठीक है। और कौन सी डेमोक्रेसी, लिबरल मतलब क्या, लिबरल डेमोक्रेसी मतलब सबको अपना अपना काम करने का हक है, स्टेट या गवर्नमेंट हर चीज को कंट्रोल नहीं करेगी, लिबरल डेमोक्रेसी। आया समझ में, नहीं आया, पक्का। आगे देखे देखो क्या कह रहा है, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक पेव्ड वे फॉर द इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज हु हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पायरेशंस एंड चॉइसेस। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या, सोवियत ब्लॉक का एंड होना, है ना, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होना और सोवियत ब्लॉक का एंड होना, इसने क्या कर दिया, इसने दूसरे कंट्रीज के लिए जगह छोड़ दिया। अब देखो ध्यान से, होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो यार, कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, मैं तुम लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं, मान लो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया,
तो अब क्या हो गया, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया ना, यहाँ पे कोई नहीं है तो कोई दूसरा बंदा आके जगह ले लेगा ना। ऐसे ही जब हमारे पास बाइपोलर वर्ल्ड था, क्या था हमारे पास, बाइपोलर वर्ल्ड था, तो बाइपोलर वर्ल्ड में हमारे पास यूएसए था और यूएसएसआर था, नहीं था क्या यूएसए और यूएसएसआर, बिल्कुल था, एक जगह यूएसए था दूसरी जगह यूएसएसआर था। लेकिन अब क्या हो रहा है, यूएसएसआर खत्म, जगह बन गई, अब इस जगह को फिल करने कोई ना कोई आया ना, आएगा नहीं आएगा कोई ना कोई इसको फिल करने के लिए, तो जो इस जगह को फिल करेगा इन्हीं को हम लोग कहते हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। क्या कहते हैं इनको हम लोग, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, यही बता रहा है। द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक paved way for the emergence of many new countries who had their own independent aspirations and choices, जिनके पास खुद की इच्छाएं थी स्ट्रांग बनने की और खुद के चॉइसेस थे, और यही लोग आकर अब सोवियत यूनियन की जगह ले लेंगे। कोई दिक्कत, बढ़े आगे, आगे बढ़े, देखिए क्या कह रहा है आगे। Some of them, especially the Baltic and the East European states, wanted to join the European Union and become पार्ट ऑफ द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसमें से ये बोल रहा है कि जिन लोगों को पावरफुल बनना था उसमें से खासकर कौन थे, खासकर थे बाल्टिक स्टेट्स वाले लोग, बाल्टिक एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। बाल्टिक एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स क्या, बाल्टिक सी के आसपास वाली कंट्रीज, और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स में कौन आएगा, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया। तो ये लोग क्या कर रहे थे, इन लोगों को लगा कि भैया सोवियत यूनियन में दम नहीं है, सोवियत यूनियन टूट गया, कम्युनिज्म टूट गई, सोशलिज्म टूट गया, अब कैपिटलिस्ट डोमिनेंट इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म के साइड में चले जाते तो वो स्ट्रांग है तो अपन भी स्ट्रांग बन जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज 2014 से पहले कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस के सिस्टम के साथ थी, लेकिन फिर देखा क्या हवा चल रही है मोदी की तरफ, मोदी जीतने वाला है, तो कांग्रेस छोड़ के किसका साथ दिया, मोदी का साथ दिया। इसी तरीके से जब यूएसएसआर टूट गया तो बहुत सारी बाल्टिक कंट्रीज ने और बहुत सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने, जो कि पार्ट थे किसका, यूएसएसआर का, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने कहा कि या तो हम लोग यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लेते हैं। अब यूरोपियन यूनियन जो है खुद कैपिटलिज्म को फॉलो करती है, या फिर एंड बिकम, और क्या करते हैं हम लोग, नाटो का पार्ट बन जाते हैं। पहले ये लोग किसका पार्ट थे, वॉर्सो पैक्ट का, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, नाटो का पार्ट बन जाते हैं। क्यों, डेवलपमेंट चाहिए ना भाई साहब, न्यू सेंटर ऑफ पावर बनना है, स्ट्रांग बनना है, तो स्ट्रांग कैसे बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे जब नाटो के साथ चले जाएंगे, क्योंकि यूएसए सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इजी, समझ में आ रहा है, पक्की बात है। दिखाओ जरा मुझे अंगूठा कि सर आ रहा है हमें समझ में, आगे बढ़ो आप। ठीक है, और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है, अभी तक शेयर नहीं करा है सेशन को, तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप यहाँ पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ह्यूमैनिटीज अड्डा के चैनल को, तो जरूर क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ती है, आइए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड कंटिन्यू देयर क्लोज टाइज विथ रशिया एंड ऑल्सो वांटेड टू एस्टेब्लिश टाइज विद द वेस्ट, द यूएस, चाइना एंड अदर्स। अब ध्यान से सुनो, क्या ये बोल रहा है, बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी है, ये देखो, ये वर्ल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, रशिया। ठीक है, रशिया के नीचे ये लगा लो मंगोलिया है, यहाँ पर है चाइना, ठीक है, यहाँ पर इंडिया है। ठीक है, ड्राइंग मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी है इसलिए समझ के चलो। यहाँ पर ये क्या है, यूरोपियन है, ये यूरोप है, यूरोप। ठीक है, यूरोप हम लोगों ने देखा था, ईस्ट यूरोप यहाँ पर था, वेस्ट यूरोप यहाँ पर था। अब यूरोप, ईस्ट यूरोप वाले इन्हीं का साथ दे रहे और इसका साथ दे रहे यूएसए का, ये रहा यूएसए। ठीक है, ऊपर कनाडा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या है, मैक्सिको है। ठीक है, तो ये वेस्ट यूरोप और यूरोप ये तो एक ही बन गए अब। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो गए सारे के सारे। यूरोपियन यूनियन क्या है देखेंगे अपन जब आएगा तब। ठीक है, और कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। ठीक है, इसमें यूएसए सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब ये सारे के सारे लोग तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए को, आगे ना। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो कि यूएसएसआर का पार्ट थी। कौन सी कंट्रीज, उज्बेकिस्तान था, ताजिकिस्तान था, ठीक है, और क्या तुर्कमेनिस्तान था, छोटी छोटी कंट्रीज थी। तो ये जब अलग हुई तो इन लोगों ने कहा कि भैया देख, यूएसएसआर के साथ भी तो थे अपन, है ना, तो एक काम करते हैं, यूएसएसआर के साथ तो दोस्ती कर ही लेते हैं, लेकिन हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी बढ़िया है, ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी बढ़िया है कि अपन क्या कर सकते हैं कि अपन यूएसएसआर के साथ साथ चाइना से भी दोस्ती कर सकते हैं, यूरोप से भी दोस्ती कर सकते हैं, और यूएसए से भी दोस्ती कर सकते हैं। नहीं आया समझ,
आ गया, देखो यही बोल रहा है। द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, इनको अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की क्या करनी थी, एडवांटेज लेना था, एंड कंटिन्यू देयर क्लोज टाइज विथ रशिया, रशिया के साथ अपने अच्छे संबंध को बरकरार रखना था, एंड ऑल्सो वांटेड टू एस्टेब्लिश टाइज विद द वेस्ट, द यूएस, चाइना एंड अदर्स, और सबके साथ दोस्ती करनी थी। कैसे दोस्ती करनी थी, ज्योग्राफिकल एरिया का फायदा उठाकर। आया नहीं आया समझ, पक्का 100%। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे देखो क्या बता रहा है ये, आगे देखो क्या बता रहा है। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। यहाँ तक समझ में आ गया है तो करिए इसको लाइक, करिए इसको शेयर, करिए इसको क्या, बहुत सारे कमेंट्स, और इतना धुआं उठा दो ना, धुआं उठा दो। और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ तुम्हारे अच्छे मार्क्स लेने की, टेंशन मत लेना बस, ठीक है। कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बताओ कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ करके तुम्हारा डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए शॉक थेरेपी क्या है। ये बोल रहा है शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम। पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम मतलब 1991 के बाद की बात कर रहा है। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। कम्युनिस्ट मतलब, कम्युनिस्ट रिजिम मतलब कम्युनिस्ट रिजिम चल रही थी अभी तक, कम्युनिस्ट मतलब सोशलिस्ट रिजिम या यूएसएसआर का दबदबा चल रहा था, वो खत्म हो गया। तो यूएसएसआर के दबदबे खत्म होने के बाद, उसका क्या स्ट्रांगनेस खत्म होने के बाद, उसका डिसइंटीग्रेशन होने के बाद एक शॉक थेरेपी आई। अब ये शॉक थेरेपी क्या है इसके बारे में देखते हैं ध्यान से। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप फ्रॉम an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system which was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as shock therapy। अब ये बोल रहा है कि शॉक थेरेपी है क्या, बड़ी इजी चीज है। ये बोल रहा है क्या, शॉक थेरेपी क्या है, जो हमारे पास रशिया था, जो हमारा सेंट्रल एशिया था और जो हमारा ईस्ट यूरोप था, ये सारा के सारा यूएसएसआर का पार्ट था। सारे के सारे यूएसएसआर के पार्ट है ना, देखो ईस्ट यूरोप यूएसएसआर का पार्ट था, रशिया यूएसएसआर का पार्ट, सेंट्रल एशिया यूएसएसआर का पार्ट था। और यहाँ पर क्या था चल रहा था, एक अथॉरिटेरियन सिस्टम चल रहा था, एक सोशलिस्ट सिस्टम चल रहा था। अब इसमें आ जाएगा चेंज, और ये क्या बन जाएगी, एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम यहाँ पर चलने लग जाएगा। और इनको डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे 2 जने, वर्ल्ड बैंक और IMF। और ये वर्ल्ड बैंक और IMF बैक्ट जो इनका ट्रांजिशन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, किससे एक अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से, किसमें, एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में, इसी को बोला गया है शॉक थेरेपी। आया समझ में, दोबारा बताओ, दोबारा सुन लो। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के बारे में ये बता रहा है कि हमारे पास क्या थे, हमारे पास था यूएसएसआर, था क्या यूएसएसआर, यूएसएसआर में कौन कौन आ रहा था, यूएसएसआर में आ रहे थे कौन, ईस्टर्न यूरोप आ रहा था क्या, ईस्टर्न यूरोप बिल्कुल आ रहा था। और कौन आ रहा था, रशिया आ रहा था क्या, बिल्कुल, रशिया तो इसका सक्सेसर भी है। और कौन आ रहा था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ रही थी क्या, सेंट्रल एशियन कंट्रीज बिल्कुल आ रही थी। और ये सारे के सारे किसको फॉलो कर रहे थे, ये साले के साले बोल रहा हूँ, बताओ, ये सारे के सारे किसको फॉलो कर रहे थे, सोशलिज्म को। और अथॉरिटेटिव थे, अथॉरिटेटिव मतलब क्या, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी ही अपनी अथॉरिटी दिखा रही थी और इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये सारे के सारे अपना सिस्टम चेंज करेंगे, रशिया भी, ये सारे के सारे अपना सिस्टम चेंज करेंगे, इकोनॉमिक का सिस्टम चेंज करेंगे। क्योंकि यूएसएसआर ने, पूरे के पूरे यूएसएसआर ने, इन तीनों ने क्या देख लिया कि कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का एक हद तक तो ग्रोथ है, उसके बाद स्टैग्नेंट है सारी की सारी चीजें, इसके आगे इकोनॉमी बढ़ नहीं सकती है। अरे हाँ कि ना, तो इन लोगों ने, सब लोगों ने क्या करा, इन सब का ट्रांजिशन हुआ। ट्रांजिशन मतलब इन सब का, सब में क्या आया, चेंज आया। और ये सब के सब क्या बन गए, ये सब के सब बन गए क्या, ये सब के सब बन गए एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्रीज बन गए। और इसमें सबसे बड़ा हाथ था किसका, वर्ल्ड बैंक का, और इसके साथ साथ IMF का। ये जो चेंज आ रहा है इन कंट्रीज में, इसी को बोला जा रहा है शॉक थेरेपी। कोई दिक्कत है क्या, कुछ है क्या इसमें, ठीक है, ये लिख दो, आंसर आया। क्लियर हो रही है क्या सारी चीज, एक एक पन्ना क्लियर हो रहा है क्या, ठीक है। तो अगर क्लियर हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते अपन और देखते कि और क्या है अपने पास आगे। देखो क्या है, शॉक थेरेपी वेरिड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड अमंग्स द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज, फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, बट इट्स डायरेक्शन एंड फीचर्स वर क्वाइट सिमिलर। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि शॉक थेरेपी जो थी अलग अलग जगह भी चल रही है। मतलब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन मतलब ये जो चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है, चेंज, कौन सा चेंज, जो ये चेंज आ रहा है सोशलिज्म से
कैपिटलिज्म में ये जो चेंज आ रहा है, किसमें? सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में। और चेंज किस में आ रहा है? ये जो चेंज आ रहा है किसमें? रशिया में, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, ईस्टर्न यूरोप में और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में क्या आ रहा है? ये जो चेंज आ रहा है ना, ये जो चेंज आ रहा है, इसी को ये क्या बोल रहा है? शॉक थेरेपी बोल रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि यहां पर रशिया में ये चेंज हो सकता है कि तेज हो, यूरोप में हो सकता है तेज हो, सेंट्रल एशिया कंट्रीज में हो सकता है स्लो हो। तो ये बोल रहा है क्या? शॉक थेरेपी जो है अपने इंटेंसिटी में, अपने स्पीड में क्या हो सकता है? कम ज्यादा स्पीड में हो सकता है, लेकिन सबके फीचर्स सेम थे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? सबके डायरेक्शन सेम थे, सबको पता था कि हम लोगों को चेंज किस में होना है। तो सबको, सारी की सारी कंट्रीज बढ़ रही थी कैपिटलिज्म की तरफ ही। सारी की सारी कंट्रीज किसकी तरफ बढ़ रही थी? कैपिटलिज्म की तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन कुछ स्लो, कुछ तेज, कुछ बहुत तेज। समझ में आ रहा है? तो इनकी इंटेंसिटी और इनकी क्या, इनकी स्पीड हो सकता है कि कम ज्यादा हो, लेकिन इन सबके फीचर सेम थे। अरे आ रहा है समझ? पक्का है? 100%। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, चलो 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 आगे देखते, आगे देखते क्या है अपने पास। नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पेज है कि ईच ऑफ द कंट्रीज was required to make a total shift to a capitalist economy which meant rooting out completely any structures evolved during the Soviet period। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि each of the countries was required to make a total shift to a capitalist economy। ये क्या बोल रहा है कि सारी की सारी ये जो कंट्रीज थी, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, चाहे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो रशिया, तो इन सबको क्या बोला कि भैया एक चीज ध्यान से सुनना, तुम सब लोगों को कैपिटलिस्ट तो बनना ही बनना है। और कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? कि तुम्हें अपनी इकोनॉमी को कैपिटलाइज करना है। इकोनॉमी को कैपिटलाइज मतलब कि तुम्हारी कोई एक पार्टी, कोई एक लीडर सारी की सारी चीजें तुम्हारे पास नहीं रख सकता है। आया नहीं आया समझ? बोलो ये वाली चीज। तो कैपिटलिज्म के बारे में क्या बता रहा है? कैपिटलिज्म के बारे में बता रहा है कि each of the countries was required to make a total shift to a capitalist economy which meant rooting out completely any structures evolved during the Soviet period। मतलब सोवियत पीरियड के टाइम पीरियड में जो भी स्ट्रक्चर चल रहा था, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर है, चाहे पॉलिटिकल का स्ट्रक्चर है, चाहे वो सोशलिज्म का स्ट्रक्चर है, उन सब को उठा के फेंक दो और कैपिटलिज्म लाकर बिठा दो। कोई भी सिस्टम जो चल रहा था किसके टाइम पीरियड में? सोवियत पीरियड में, उनको खत्म कर देना। और इसी को बोला जाता है क्या? इसी को बोला जाता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? एक टोटल शिफ्ट है कैपिटलिज्म की तरफ। कहाँ से? सोशलिज्म से, है ना? सोशलिज्म से कैपिटलिस्ट की तरफ जाना और सोशलिज्म की सारी चीज़ों को हटाना जो सोवियत टाइम पीरियड में थी, उसको खत्म करके कैपिटलिज्म इकोनॉमी बनाना, इसी को कहते हैं शॉक थेरेपी। आया समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो इधर आगे क्या कह रहा है। अरे क्या हो गया? कुछ गलत हुआ क्या? बैक जाओ जरा। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। द ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व अ ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है इस चेंज का ये भी मतलब है कि चेंज सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी में नहीं करना है, ठीक है, जितने भी ट्रेड अलायंसेज बने थे इसको भी चेंज करना है। अब ट्रेड अलायंसेज का मतलब क्या? ट्रेड का मतलब क्या? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अलायंस का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल रशिया ने और इंडिया ने क्या कर रखा है? बोल रखा है कि तू मेरे साथ ट्रेड करेगा, मैं तेरे साथ ट्रेड करूंगा, लेकिन अगर तू मेरे साथ ट्रेड कर रहा है तो यूएसए के साथ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब यूएसएसआर ही नहीं बचा, ठीक है। अब सोशलिज्म खत्म होकर क्या बन रही है? कैपिटलिज्म बन रही है। तो अब क्या बोला कि भैया ये जो पुराने ट्रेड अलायंसेस थे, पुराने जो तुम्हारे नेटवर्क्स थे, खत्म करो इसको। कोई भी किसी के साथ भी ट्रेड कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या? यूएसए वाले लोग, यूएसए वाला ब्लॉक क्या कह रहा है इनको, सोशलिज्म वालों को, कि भैया तुम टूट गए ना, अब खत्म हो गए ना तुम, ठीक है। अब ट्रेड तो कर सकते हो हमारे साथ, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा पैसा। अरे हाँ कि ना, ये बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि शॉक थेरेपी क्या है? सिर्फ और सिर्फ चेंज आइडियोलॉजी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेंज इकोनॉमी का नहीं है, स्ट्रक्चर्स का भी है। इसके साथ साथ अलायंसेस को भी तोड़ने की बात करता है, ठीक है। मतलब यहाँ से अब दोस्त दुश्मन अलग हो जाएंगे अब, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज बच जाएगी क्या? पैसा, पैसा, पैसा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो आगे क्या कह रहा है ये। आगे ये कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी।
अब शॉक थेरेपी पूरी समझ ली। अब शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है शॉक थेरेपी के। तो ये बोल रहा था शॉक थेरेपी ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। ठीक है, अब ध्यान सुनो क्या बोल रहा है। अब शॉक थेरेपी की वजह से क्या हुआ, अब लोग देखो एकदम से एक आइडियोलॉजी छोड़ के दूसरे आइडियोलॉजी में आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब भैया पहाड़ टूट पड़ा है हमारे ऊपर, है ना, आसमान टूट के गिर चुका है ना, इतना बारिश आ रहा है कि अपन बच नहीं पा रहे उससे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। द शॉक थेरेपी ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमीज को क्या करने लग गया है, तोड़ने फोड़ने मरोने लग गया। एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन, और सारे के सारे लोग। अब देखो जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में घुसते हैं, अगर हम लोगों को आज बोला जाए क्या कि भैया डेमोक्रेसी खत्म कर दो और मोनार्की ले आओ, क्या हो जाएगा, डिजास्टर, शेयर मार्केट खत्म। क्यों, सिर्फ राजा की चलेगी। अब समझ में आया नहीं आया, तो लोगों को बहुत परेशान हुई और इकोनॉमीज तो डूबी गई। ठीक है, रूइन हो गई, बिखर गई, खराब हो गई, है ना। आगे देखो क्या बोल रहा है, पहली चीज तो ये। दूसरा क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द रबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइंड ड्रामेटिकली एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। अभी देखो क्या बोल रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ द रबल, रबल क्या होता है, ये कह रहा है कि ये जो सारी की सारी चीजें टूट रही थी ना, इसका जो मलबा था, मलबा, ठीक है, उसमें क्या चीजें हो रही थी। सबसे पहली चीज ये बोल रहा है कि रशिया की जो करेंसी थी वो गिर गई, रशिया की करेंसी गिर गई। दूसरी चीज डिक्लाइन ड्रामेटिकली एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई। तो ये क्या बोल रहा है, रशियन करेंसी क्या हो गया, रशियन करेंसी तो गिर गई, ठीक है, और महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। रशियन करेंसी गिर गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स, और इतनी ज्यादा महंगाई हो गई, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई कि लोग क्या होने लग गए, लोगों ने जो कुछ भी पैसा बचा रखा था वो लूट गया, सारा का सारा बर्बाद हो गया। ठीक है, अब इनके पास कुछ नहीं है। अब खाना खाने के लिए जो चीज 10 रुपए में मिलती थी, अब वो मिल रही है कितनी की, 1002 रुपए की। ठीक है, तो सेविंग्स में से पैसा उठाएंगे अपने, जो मैंने बचा रखे कमा के, पैसा चला गया वो सारा के सारा। नौकरियां है नहीं, क्यों, सिस्टम चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो लोग कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर देखो, अब स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वगैरह सब कुछ कौन संभाल रहा था, गवर्नमेंट संभाल रही थी। अब तो कैपिटलिज्म में आ गए, अब तो गवर्नमेंट संभाल नहीं रही है। तो ये क्या बोल रहा है, जो ये ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का, वो तो खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश लार्ज सेक्शंस ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी, और अब गवर्नमेंट किसी भी चीज में हेल्प नहीं कर रही है क्योंकि कैपिटलिज्म है बाबू, आगे ना। तो अब गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है, इस वजह से बहुत सारे लोगों की सेविंग्स खत्म हो रही थी, और सेविंग्स खत्म होने का मतलब है लोग होते जा रहे थे क्या, गरीब। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है ये। आगे ये कह रहा है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखो क्या कह रहा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अब क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर सब लोगों का जोर दे रहा है, सब लोग जोर दे रहे हैं क्या, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनाने की बात ही नहीं कर रहा है कोई, उतना अटेंशन दे ही नहीं रहा है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाने का मतलब इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा है कोई। ठीक है, क्यों, लोग भैया कह रहे हैं गरीबी हो रही है, इलेक्शन बाद में कराओ, खाना दे दो पहले खाना खाने के लिए। ठीक है, पैसा नहीं है ना, कोई चीज़ खरीदने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब शॉक थेरेपी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। तो एक सिस्टम से जब दूसरे सिस्टम में कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ गुजरती है, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड आ रही थी, लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनाने की बात ज़्यादा नहीं करी जा रही थी। ठीक है, चलो आगे देखो, टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो शॉक थेरेपी देख ली, शॉक थेरेपी क्या थी देख लिया, शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस देख लिया। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन देख लिया, सब कुछ देख लिया, आगे बढ़ते हैं अभी। ये क्या बोल रहा है, टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब बोल रहा है कि क्या क्या टेंशन्स हुए थे, किस किस कंट्री के बीच में खिंचाव था, क्या क्या लड़ाइयाँ थी, वो सारी की सारी चीजें देखते। देखो क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेनी हैव हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज। अब देखो क्या बोल रहा है, जितने भी सोवियत यूनियन के फॉर्मर मेंबर्स थे, है ना, मतलब
सोवियत यूनियन के फॉर्मर मेंबर्स मतलब रशिया को छोड़ के बाकी 14 कंट्रीज जो थी, ठीक है, उनमें आपस में लड़ाई होने लगी। जमीन को लेकर लड़ाई हो सकती है, लोगों को लेकर लड़ाई हो सकती है, जेंडर को लेकर लड़ाई हो सकती है, और क्या कास्ट को लेकर लड़ाई हो सकती है, क्लास को लेकर लड़ाई हो सकती है। तो उनके आपस में क्या होने लगे, कन्फ्लिक्ट होने लग गए, सिविल वॉर होने लग गया। सिविल वॉर मतलब क्या, एक ही कंट्री में अगर दो अलग अलग कम्युनिटीज, दो अलग अलग क्लासेस, दो अलग अलग कास्ट आपस में लड़ने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सिविल वॉर। तू बड़ा या मैं बड़ा, ठीक है। तो सोवियत यूनियन की जो कंट्रीज थी इनके बीच में होने लग गया सिविल वॉर और इंसर्जेंसीज होगी। इंसर्जेंसी, अब इंसर्जेंसीज क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इशू ले लेते हैं हम लोग कश्मीर का, ऐसा कुछ है कश्मीर, मान के चलो कि ऐसा ही है, ठीक है। अब कश्मीर में क्या है, कश्मीर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान में चले जाए, बहुत सारे लोग चाहते हैं हम लोग इंडिया में चले जाए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भैया हमें ना कश्मीर को अलग ही कर दो, आगे ना, यही वाला सिस्टम है कश्मीर का। तो अब सीन क्या है, जो लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, पाकिस्तानियों के सपोर्ट से यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, इंसर्जेंसी। जो लोग कश्मीर को अलग करना चाहते हैं वो लोग अटैक करेंगे किस पे, दूसरे लोगों पे, बोलेंगे भैया हमारा कश्मीर हम अलग होना चाहते हैं। और जो इंडिया वाले हैं वो चुपचाप बैठ जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो इंसर्जेंसी क्या होता है, अपनी, जैसे खालिस्तान, खालिस्तान वाला बात है ना, तो खालिस्तान वाले लोग क्या कर रहे थे, इंसर्जेंसी, पार्ट किसका, इंडिया का, लेकिन क्या कर रहे हैं, इंसर्जेंसी कर रहे हैं, क्यों, अलग होना है, किससे अलग होना है, इंडिया से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये इसको कहते हैं इंसर्जेंसी। तो यही सेम चीजें होने लग गई थी कहाँ पर, यूएसएसआर में, जब डिसइंटीग्रेशन हो गया था यूएसएसआर का और शॉक थेरेपी हो गई थी, मतलब ट्रांजिशन हो रहा था एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे देखो क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है कि इन रशिया 2 रिपब्लिक्स चेचनिया एंड दागिस्तान हैव हैड वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट। अभी क्या बोल रहा है, रशिया के 2 बड़े बड़े, क्या है, रशिया के 2 बड़े बड़े स्टेट्स है ना, बड़े बड़े, ज्यादा बड़े भी नहीं है, मतलब 2 स्टेट्स है। एक का नाम है दागिस्तान, दागिस्तान, उसका नाम सुना है क्या तुम लोगों ने, किसका, खबीब का, खबीब नर्मदगेदोव, सुना है क्या, UFC खेलता है जो 29-0 का रिकॉर्ड है जिसका, वो दागिस्तान का रहने वाला है, ठीक है। तो दागिस्तान और चेचनिया, चेचनिया है ना, कहाँ लिखा है, चेचनिया, CHECHNY, चेचनिया। तो ये दोनों जो जगह है ना, ये दोनों के दोनों मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है, ठीक है। अब सारे के सारे जब अलग हो रहे थे ये बोले हम भी अलग होंगे, लेकिन ये उतने बड़े नहीं थे जितना कजाकिस्तान बड़ा था, जितना उज्बेकिस्तान बड़ा था, ठीक है, छोटे छोटे स्टेट से। अब ये क्या, दागिस्तान और चेचनिया अलग होना चाह रहे थे, ठीक है, और बोल रहे थे क्या कि भाई इन लोगों ने लड़ाई करना स्टार्ट कर दी, मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, किस लिए, खुद के एरिया की आज़ादी के लिए। लेकिन वो अलग बात है कि मिला नहीं इनको, लेकिन इन लोगों ने लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी, इसका मतलब इंसर्जेंसी हो रही है, आगे ना। तो ये बोल रहे हैं इन रशिया 2 रिपब्लिक्स चेचनिया एंड दागिस्तान हैव हैड वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट। तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट करना स्टार्ट करे। नेक्स्ट चीज, ताजिकिस्तान विटनेस्ड अ सिविल वॉर फॉर ऑलमोस्ट 10 years टिल 2001। और ताजिकिस्तान में क्या होने लग गया, ताजिकिस्तान भी यूएसएसआर का पार्ट था। ताजिकिस्तान में क्या हुआ, 10 साल सिविल वॉर चला, कितने साल, 10 years सिविल वॉर चला। मतलब ताजिकिस्तान के अंदर ही 2 बड़े बड़े लोग, 2 बड़े बड़े कम्युनिटीज आपस में लड़ने लग गए। किस लिए, कि भाई ताजिकिस्तान का रूलर कौन बनेगा, ताजिकिस्तान को चलाएगा कौन, गवर्नमेंट कैसी बनेगी, इसके लिए लड़ाई होने लग गई, ठीक है। तो जब भी कोई सिस्टम टूटता है तो ये सारी की सारी चीजें होती है, समझ में आया नहीं है। और इसमें पैसा नहीं है किसी के पास, ये भी याद रखना, अमीर नहीं है कौन। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, द रीजन हैड मेनी सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स। और बहुत सारे सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स थे। सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या है, सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि क्या, कास्ट कन्फ्लिक्ट्स है, रिलीजन कन्फ्लिक्ट्स है, कल्चर के कन्फ्लिक्ट्स है ना, गॉड के कन्फ्लिक्ट्स है, समझ में आया नहीं है। तो सेक्टेरियन क्या मतलब, अपने अपने सेक्शंस के कन्फ्लिक्ट्स है, क्या हमारे हम बढ़िया, तुम खराब हो तो हम चलाएंगे कंट्री को, समझ में आ रहा नहीं यार। तो सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा थे रीजन में, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सेंट्रल एशिया टू बिकेम अ जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। तो सेंट्रल एशिया की बात कर रहा है। अब सेंट्रल एशिया क्या है, वही जो हम लोगों ने देखा, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे के सारे जो तान लगा हुआ है ना, तो ये सारे के सारे कंट्रीज में भी क्या हुआ, इन सारे के सारे कंट्रीज में भी जोन ऑफ कंपटीशन बन गया। जोन ऑफ कंपटीशन का मतलब क्या, अब देखो ये सारी की सारी कंट्रीज जो है सेंट्रल एशिया की, यहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा मिलता है और तेल कितना इंपॉर्टेंट है हमें पता है। और ये सारी की सारी चीज़ 1991 के बाद हो रही है। तो तब तो क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा तेल की डिमांड बढ़ गई थी पूरी की पूरी दुनिया में। क्यों, क्योंकि मोटर बाइक चलने लग गई है, क्योंकि कार्स वगैरह चलने लग गई है। तो अब
बाहर वाले लोग भी सेंट्रल एशिया को कैसे देख रहे हैं कि भैया इसके ऊपर कब्जा कर ले तो मजा आ जाए। क्यों? तेल के कुएं मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री का तेल यूज करेंगे और बाहर बेचेंगे महंगा, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। तो ये क्या बोला, सेंट्रल एशिया भी क्या बन गया, जोन ऑफ कंपटीशन हो गया। दूसरे लोग क्या देखने लगे, इसको देखने लगे भैया झपट लेगा इसके ऊपर। अरे आ रहा ही नहीं आ रहा समझ, पक्की बात है क्या, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो क्या बोल रहा है आगे। इन ईस्टर्न यूरोप चेकोस्लोवाकिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू, चेक एंड स्लोवाक्स दस फॉर्मिंग टू इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, चेकोस्लोवाकिया एक ही कंट्री थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ईस्टर्न यूरोप की बात कर रहा है, यूरोप की, ईस्टर्न यूरोप की, जो पहले यूएसएसआर ब्लॉक का क्या था, मेंबर था। तो ये बोल रहा है कि चेकोस्लोवाकिया एक ही कंट्री थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, दो हिस्सों में बढ़ गई। किसमें? चेक रिपब्लिक में एक और स्लोवाक रिपब्लिक में एक, चेक रिपब्लिक और स्लोवाक रिपब्लिक में, ठीक है। चेक रिपब्लिक और स्लोवाक रिपब्लिक। पहले ये क्या था, चेकोस्लोवाकिया एक ही कंट्री था, लेकिन स्लोवाक वाले बोले कि हम रूल करेंगे, चेक वाले बोले कि हम रूल करेंगे, दोनों के बीच में होने लगी लड़ाई, ठीक है। दो अलग अलग कंट्रीज बन गई, डिवाइड हो गया। आगे समझ में, आगे बढ़े, देखिए जल्दी जल्दी क्या है हमारे पास। और यूगोस्लाविया broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina declaring independence, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, यूगोस्लाविया तो चार अलग अलग हिस्सों में टूट गया, है ना। तो यूगोस्लाविया किस किस में टूटा, क्रोएशिया में, स्लोवेनिया में, बोस्निया में, हर्जेगोविना में, इन सब में टूट गया और अलग हो गया। मतलब डिसइंटीग्रेशन सिर्फ यूएसएसआर का नहीं हो रहा है, यूएसएसआर से जो लोग अलग हो गए उनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट्स होने लग गए, वो भी टूटने लग गए, और वो भी छोटी छोटी रिपब्लिक्स, छोटी छोटी कंट्रीज में डिसइंटीग्रेट होते चले गए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये सारी की सारी क्या है, शॉक थेरेपी की वजह से हो रहा है ना। आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, देखिए क्या है और अपने पास, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। अब आते हैं इस वाले टॉपिक पे जिसका नाम है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इसके बारे में देखते हैं। ये बोल रहा है इंडिया हैज मेंटेन्ड गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये कि जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, कम्युनिस्ट कंट्रीज मतलब जो भी यूएसएसआर ब्लॉक वाले लोग थे, उसके साथ इंडिया ने रिलेशंस बहुत अच्छे किए। इंडिया ने बहुत अच्छे रिलेशंस करे किसके साथ, यूएसएसआर ब्लॉक वाले कंट्रीज के साथ। आगे देखो क्या बोल रहा है, India's relations with Russia are an important aspect of India's foreign policy as both the countries share a विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब देखो क्या बोल रहा है, इंडिया के और रशिया के रिलेशंस क्या थे, इंडिया के और रशिया के रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, बहुत अच्छे रिलेशंस है। और इंडिया का बेस्ट फ्रेंड भी कौन है, रशिया है। और दोनों कंट्रीज चाहते हैं क्या, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना, सिर्फ यूएसए का डोमिनेशन ना हो, बहुत सारे पोल्स बन जाए। जैसे इंडिया चाहता है खुद सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना, रशिया खुद चाहता है सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना, और क्या इजराइल चाहता है हम पावरफुल बने, अफ्रीकन कंट्रीज चाहती है हम पावरफुल बने। तो सब लोग क्या चाहते हैं, हम अपना अपना क्या करते रहे, पावरफुल बनते रहे। और यही दोनों का क्या है, यही दोनों का है, यही दोनों की सोच है। आ रहा नहीं आ रहा समझ, कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, आगे देखो क्या कह रहा है। और आगे बोल रहा है मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज पार्ट ऑफ द इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। और बोल रहा है कि रशिया जब से अलग हुआ, रशिया जब से बनाया या डिसइंटीग्रेट हुआ जब से यूएसएसआर का, तो इंडिया और यूएसएसआर या इंडिया और रशिया के बीच में 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स बने। 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स मतलब दोनों के कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत सारी मिसाइल्स, बहुत सारी डिफेंस सिस्टम कहाँ से मंगवाते हैं, रशिया से। रशिया हम लोगों से बहुत सारी चीज़ें लेता है, ठीक है, ट्रेड वाली चीज़ें लेता है। रशिया में हमारी फिल्में वगैरह बहुत ज़्यादा देखी जाती है, हमारे कल्चर से प्यार है उन लोगों को। तो इसका मतलब क्या है, रशिया के और किसके, इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। मतलब पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है किसके, इंडिया के, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम रशिया ओवर इश्यूज लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाईज, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस विद चाइना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा मिला रशिया के साथ दोस्ती की वजह से। क्योंकि कश्मीर जो है, कश्मीर है ना, इसके जब भी इश्यूज चलते हैं कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो तब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कौन, रशिया। रशिया क्या करता है, इंडिया के हक में वोट देता है हमेशा, ठीक है। ऐसे ही क्या, एनर्जी सप्लाई की बात हो सेंट्रल एशिया में, या चाइना के साथ जब भी रिलेशंस को क्या करना हो, बैलेंस करना हो, जब भी चाइना देखो पावरफुल कंट्री है, इंडिया का पड़ोसी है, तो चाइना के साथ जब भी कंफ्लिक्ट होता है तो रशिया बीच में आ जाता है, क्योंकि रशिया की और चाइना की आइडियोलॉजी लगभग सेम है, कम्युनिज्म वाली, ठीक है। तो इंडिया की हमेशा हेल्प करता है कौन, चाइना। आगे देखो क्या बोल रहा है, रशिया बेनिफिटेड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट ऑफ रशिया। अब ये क्या बोल रहा है, रशिया को कैसे फायदा होता है, तो रशिया को फायदा ऐसे होता है कि
रशिया को फायदा ऐसे होता है कि इंडिया जो है सेकंड सबसे बड़ी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा चीज़ें लेती है। किससे? सबसे ज़्यादा चीज़ें लेती है किससे? रशिया से। तो रशिया का भी फायदा है इसमें, क्यों? रशिया को भी पैसा मिल रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ? आगे देखो जल्दी से। ठीक है, टाइमलाइन ऑफ चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। जल्दी से देखते हैं टाइमलाइन क्या है। मार्च 1985 की बात है। मिखाइल गोर्बाचेव इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। तो मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो है ये क्या बन गया था? कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बन गया था। अपॉइंट्स बोरिस येल्सिन एज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, बोरिस येल्सिन को क्या बना देता है? ये हेड बना देता है कम्युनिस्ट पार्टी का। चैप्टर हमारा और हो चुका है, टाइमलाइन देखते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। अपॉइंट्स बोरिस येल्सिन एज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को। तो 1985 में जनरल सेक्रेटरी ये बन जाता है और बोरिस येल्सिन को क्या बना देता है? हेड बना देता है कम्युनिस्ट पार्टी का मॉस्को में। इनिशिएट्स अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स करने स्टार्ट कर देता है। आगे देखो क्या बोल रहा है। 1988 की बात है। 1988 में इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगिंस। बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंस मांगने शुरू कर दिए। किससे? रशिया से। स्टार्टिंग किसने करी? लिथुआनिया ने। लिथुआनिया लेटर स्प्रेड्स टू एस्टोनिया एंड लातविया। तो लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया इन लोगों ने इंडिपेंडेंस मांगना अपना स्टार्ट करा। आगे देखो क्या बोल रहा है। अक्टूबर 1989 क्या हो रहा है? सोवियत यूनियन डिक्लेयर्स दैट द वार्सो पैक्ट मेंबर्स आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर्स। 1989 में यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन ने क्या कहा? सोवियत यूनियन ने कहा कि भैया वार्सो पैक्ट के मेंबर्स जो है, जो सोवियत ब्लॉक के मेंबर्स है, वो लोग क्या कर सकते हैं? अपने अपने डिसीजन ले लो। ठीक है, जिसको अलग होना है फटाफट से अलग हो लो और क्या करो, और अपने अपने फ्यूचर को डिसाइड कर लो। ठीक है, और क्या हो रहा है इसमें? अक्टूबर 1989 में बर्लिन वॉल को भी तोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, नवंबर में क्या हो रहा है? बर्लिन वॉल को भी तोड़ दिया जा रहा है। आगे देखो फरवरी 1990 की बात है। फरवरी 1990 में क्या हो रहा है? गोर्बाचेव स्ट्रिप्स द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इट्स 72 ईयर लॉन्ग मोनोपोली ऑन पावर बाय कॉलिंग ऑन द सोवियत पार्लियामेंट टू परमिट मल्टी पार्टी सिस्टम। देखो, सोवियत यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? ड्यूमा बोल रहे हैं। और गोर्बाचेव क्या कह रहा है? गोर्बाचेव कह रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी 72 साल से डोमिनेशन दिखा रही है, ठीक है, इसको खत्म करो। अब मल्टी पार्टी सिस्टम बना दो। मल्टी पार्टी सिस्टम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जो एक ही पार्टी चल रही थी, अब क्या कर दो? इसको मल्टी पार्टी सिस्टम की पॉलिटिक्स बना दो। जल्दी से देखो, जल्दी से। मार्च 1990 लिथुआनिया बिकम्स द फर्स्ट ऑफ द 15th सोवियत रिपब्लिक्स टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। लिथुआनिया क्या बन जाता है? लिथुआनिया पहला रिपब्लिक बन जाता है जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेगा। नेक्स्ट जून 1990 की बात है। जून 1990 में रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। रशिया अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि मैं सोवियत यूनियन से अलग हूं। 1991 येल्सिन नो लॉन्गर इन द कम्युनिस्ट पार्टी बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। येल्सिन क्या कर देता है? कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ देता है और प्रेसिडेंट बन जाता है किसका? रशिया का प्रेसिडेंट बन जाता है। नेक्स्ट 1991 में क्या हो रहा है? द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स स्टेज एन अबॉर्टिव कुप अगेंस्ट गोर्बाचेव। कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स क्या करते हैं? गोर्बाचेव को हटा देते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी का हेड बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखो जल्दी से। सितंबर 1991 क्या हो रहा है? 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स ऑफ एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया बिकेम्स यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स बन जाते हैं। लेटर ज्वाइन नाटो भी ज्वाइन कर लेते 2004 में। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तीनों के तीनों मेंबर्स बन जाते किसके? तीनों के तीनों यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बन जाते हैं और 2004 में क्या कर लेते हैं? नाटो को भी ज्वाइन कर लेते हैं। आगे देखो, दिसंबर 1991 रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन डिसाइड टू annul the 1922 treaty on the creation of the USSR and establish the Commonwealth of Independent States। अब ये सारे के सारे स्टेट्स जो है वो अलग हो जाते हैं। 1922 की जो ट्रीटी थी इनकी कि हम सारे के सारे सोवियत यूनियन का पार्ट बनेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, 1922 की ट्रीटी से क्या होता है? सोवियत यूनियन बनता है। अब क्या हुआ? 1922 की ट्रीटी ये लोग तोड़ देते हैं और ये सारी की सारी नई कंट्रीज बन जाती है। ठीक है, आगे देखो, 25 दिसंबर 1991 गोर्बाचेव रिजाइन कर देता है। दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव रिजाइंस एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, द एंड ऑफ द सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन का यहाँ पर हो जाता है खात्मा। ठीक है, चलो ये सारी की सारी चीज़ें थी हमारे पास। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है या किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। और 8 बजे मैं लेकर आ रहा हूँ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के बहुत सारे MCQs। तो आना मत भूलना लाइव शार्प। कितने बजे? 8 बजे। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबको कहता है जय हिंद।